हेलो दोस्तों, एक ही क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी के इस सीरीज़ में आज हम क्लास 6 का चैप्टर 6 करेंगे। इस सीरीज़ में हम एनसीईआरटी को इस तरह से पढ़ रहे हैं कि हमें नोट्स ना बनाना पड़े और इन्हीं वीडियो से हमारा रिवीजन भी हो सके। यदि आपने लास्ट क्लास को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको देख लें। यदि लेक्चर 1, 2, 3 आपने कर लिया है तो कम्युनिटी टैग में जाकर अपना जो एमसीक्यूज़ मैंने पोस्ट किए हैं उनको सॉल्व कर लें, जिससे ये समझ में आ सके कि हमने इन क्लासों को सही से किया है या नहीं। आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6, हमारा देश भारत। इसमें सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप बेसिकली वह लैंड मास होता है, वह स्थलीय क्षेत्र होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। जैसे इंडिया का ये नीचे वाला हिस्सा है, अब यहाँ पे अरब सागर पड़ता है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पड़ती है और नीचे वाला इंडियन ओशन पड़ता है। ठीक, तो ये तीनों तरफ से स्थल की जो स्थल है, ये स्थलीय भाग है, तीनों तरफ से जल से घिरा होता है। इस वजह से इसको प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। ठीक, अब इंडिया के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। इंडिया का जो क्षेत्रफल है 22.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब थोड़ा मैप में देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब ये इंडिया का मैप है। इस मैप में ये जो पूरा भाग दिख रहा है इस हल्का सा गेरुआ कलर पे, ये पूरा इंडिया है। ठीक है, इंडिया का जो क्षेत्रफल है, जो भी हमने ऊपर देखा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो पूरे, अगर अर्थ का देखें तो पूरे अर्थ के लैंड मास का 2.4% आता है। पॉपुलेशन के हिसाब से चीन नंबर 1 है और इंडिया नंबर 2 है, लेकिन जल्द ही चीन को पीछे छोड़ के इंडिया नंबर 1 होने वाला है, यूएन की रिपोर्ट ये बताती है। ठीक, अब इंडिया को थोड़ा सा देखते हैं कि इंडिया का पश्चिमी और उत्तर के बीच, पश्चिमी और पूर्वी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। अगर हम ऐसे देखते हैं तो डिस्टेंस 2900 किलोमीटर आती है। और अगर हम नॉर्थ साउथ की डिस्टेंस देखते हैं यहाँ से लेके नीचे तक, ठीक है, लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक जो एरिया है, ये पड़ता है लगभग 3200 किलोमीटर। ठीक, अब ये अरब सागर हमने देखा ही, बंगाल की खाड़ी हमने देखा ही। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि यहाँ से क्रॉस होने वाली कर्क रेखा जो है इंडिया को 2 भागों में बांटती है। 32.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा है। ठीक है, हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ये इंडिया को 2 भागों में बांटती है। और यहाँ पर थोड़ा ये देख लेते हैं, ये 0 डिग्री नहीं है क्योंकि इक्वेटर यहाँ से नहीं निकलती, इक्वेटर और नीचे से जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया का जो मेन लैंड है, मेन लैंड का यहाँ पर अक्षांश पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी। ठीक है, और इसका जो ऊपरी भाग देखेंगे यहाँ पर, जो सबसे ज़्यादा उत्तरी भाग होता है वो पड़ता है 37 एंड 6 मिनट, नॉट 60। ठीक है, इसका जो इंडिया का पश्चिमी भाग है, इसका देशांतर देखते हैं कितना है। इसका देशांतर पड़ता है 68 डिग्री एंड 7 मिनट। पूर्वी भाग जो है इसका पड़ता है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक, इस तरह से हम देख रहे हैं कि इंडिया का जो देशांतरी विस्तार है लगभग 30 डिग्री के आसपास है। ठीक, अब 30 डिग्री का जो हमने डिस्कस किया था पहले ऑलरेडी कि 1 डिग्री अगर डिफरेंसेस है तो 1 डिग्री के लिए इंडिया मतलब अर्थ को 4 मिनट लगते हैं घूमने के लिए। तो अगर 30 डिग्री लगेंगे तो इस 30 डिग्री में क्या होगा, 2 घंटे का डिफरेंस होगा। ठीक, तो मतलब यह है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे 5 AM टाइम जो होता है, 5 AM टाइम पे अगर सूर्योदय हो रहा है तो यहाँ पर 6 AM पे होगा, 6 AM पे होगा। ठीक है, और ये मैंने पहले ही बताया था कि लोकल टाइम और हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो थोड़ा सा अंतर होता है उसमें। लोकल टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सन से देखते हैं उसका लोकल टाइम, और जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसका जो देशांतरी विस्तार, किसी भी देश का जो देशांतरी विस्तार है उसका मध्य जो है, लगभग मध्य को हम लोग मानक स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। मानक जो उसका याम्योत्तर होता है उसको ही हम, उस पर जो टाइम होता है उसको हम अपना टाइम मानते हैं। ठीक, अब इंडिया जो है
7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। अब वो 7 देश कौन से हैं देख लेते हैं। एक पाकिस्तान है, दूसरा अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के पास सबसे छोटी रेखा बनती है स्थलीय बाउंड्री, ये है डूरन लाइन, ठीक। और ये जो लाइन है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनती है, और ये जो लाइन है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाती है, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, ठीक। चीन के साथ जो बाउंड्री बनेगी उसको बोलते हैं मैकमोहन। इसमें भी बहुत सी लाइनें हैं, मैकडोनल्ड और जॉनसन लाइन और मैकमोहन लाइन, तो उसको हम बाद में देखेंगे डिटेल में, ठीक है। अब ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि इसका कैसा विस्तार है, और एक चीज़ और थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक। ये है पॉलिटिकल मैप, जैसे मैप के बारे में लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था। पॉलिटिकल मैप में हम लोग क्या करते हैं कि स्टेट की बाउंड्रीज़ या कंट्री की बाउंड्रीज़ डिक्लेयर करते हैं, दिखाते हैं यहाँ पर। जैसे यूपी ऐसे बना हुआ है, ठीक है, यूपी की सीमा कहाँ पर है। अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर एरिया वाइज देखेंगे तो सबसे बड़ा स्टेट कौन सा आता है, राजस्थान। दूसरा कौन सा आता है, एमपी। तीसरा कौन सा आता है, महाराष्ट्र, ठीक है। और चौथा आएगा यूपी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हम लोग याद रखेंगे, ठीक। और एक चीज़ और यहीं पे बता देता हूँ कि 2019 में जब धारा 370 जो कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, धारा 370 जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, इसको रद्द करने के बाद, ठीक है, ये जब रद्द हुई, इसको रद्द करने के बाद जीएनके जो है 2 यूटी में बदल गया। एक जीएनके और दूसरा लद्दाख, ठीक। ये लद्दाख जो बना, इसमें विधानसभा नहीं है, विधानसभा नहीं है, और इसमें प्लस विधानसभा है, ठीक। तो अभी हमारे पास यूटीज विद विधानसभा कितनी है, 3। एक जेएनके हो गई, दूसरा दिल्ली हो गई, तीसरी पुदुचेरी हो गई, ठीक है। अब जैसे मैंने बाउंड्री बताई कि 7 देशों के साथ बाउंड्री बनाती है इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार, ठीक है। और 2 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ ओशन बाउंड्रीज बनती है, ठीक है, ओशन सीमा बनाती है इंडिया, जिसमें से एक होता है हमारा श्रीलंका, दूसरा यहाँ पड़ता है मालदीव, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ ये देखिए 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज़ हैं इस समय, ठीक है। अब इंडिया का भौगोलिक जो भौतिक फीचर है वो देख लेते हैं, भौतिक विभाजन कैसे करते हैं। भौतिक क्या होता है, जो उच्चावच होते हैं, मतलब जो हमारी स्थलीय ज़मीन है उसका ऊंचाइयाँ और निचाइयाँ, उसके हिसाब से जो चीज़ हम देख पा रहे हैं रियलिस्टिक, अपनी आंखों के सामने हम समझ पा रहे हैं भौगोलिक डिफरेंसेस, उसके हिसाब से भौगोलिक वितरण होता है, जिसमें हम लोग क्या क्या कंसीडर करते हैं, जैसे कि पठारी भाग करते हैं, दूसरा पर्वतीय पहाड़ी भाग करते हैं, तीसरा जो नदी क्षेत्र वगैरह होता है उनको देखते हैं, और तटीय क्षेत्र उनको देखते हैं, द्वीपी भाग हैं उनको देखते हैं। ये सब भौगोलिक फीचर्स हैं जिनके हिसाब से किसी कंट्री को बांटा जाता है और उनका अध्ययन किया जाता है, मैदानी, पठारी, पर्वतीय, पहाड़ी, ऐसे। अब थोड़ा सा इसको जनरली देख लेते हैं। ये है जो हमारा ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये हमारा हिमालयी क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये हिमालयी क्षेत्र है। हिमालय में भी 3 लेयर बनती हैं ऐसे करके। ये है सबसे जो उत्तरी भाग होता है, इसको बोलते हैं बृहद हिमालय या हिमाद्री। जो बीच वाला है इसको बोलेंगे मध्य हिमालय या हिमाचल, ठीक। तीसरा है जिसको बोलते हैं शिवालिक, ये हिमालय की जो सबसे दक्षिणी बोलेंगे, ठीक है। ये उत्तरी है, ये सबसे दक्षिणी है। इसका दक्षिणी, हिमाद्री का दक्षिणी हो गया मध्य हिमालय, मध्य हिमालय का दक्षिणी हो गया शिवालिक, ठीक। अब देखिए सिंध यहाँ से निकलती है तिब्बत से, सतलज यहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी यहाँ से निकलती है। आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कहाँ से इनका उद्गम होता है। अभी बेसिकली हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ निकलती कहाँ से हैं। तो ये तिब्बत से निकलती हैं और ये यहाँ लद्दाख से होते हुए
पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं। इसमें यहाँ पर और बहुत सारी इनकी सहायक नदियाँ हैं। अब सहायक नदियाँ क्या होती हैं, मेन मुख्य नदी क्या होती है। सहायक नदी बेसिकली क्या होती है कि वह नदी या सरिता जो अपना जितना उसका जो जल है वो किसी और मुख्य नदी को समर्पित कर देती है, उस पर डाल देती है। ठीक है, आगे उसका कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाता, तो उसको बोलेंगे सहायक नदी। ठीक, एक टर्म अभी आएगा उसमें बोलते हैं जड़ोल निक्षेप। तो नदियाँ जब पर्वतीय पठारी भागों से निकलती हैं और मैदानी भागों में जाती हैं तो पर्वत पठारी को काटते हुए वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ के जो पत्थरों के अवसाद हैं उनको लेके वो आगे तक बढ़ती है। तो वो जितना महीन अवसाद होगा उतना दूर तक ट्रेवल करता है। ठीक है, तो जब दूर तक ट्रेवल करता है तो यहाँ पर उसका सेटलमेंट होता जाता है। ठीक है, अगर हम गंगा और जमुना को देखें, यहाँ पे तो अलग है। यहाँ पर अगर गंगा जमुना को देखते हैं तो यहाँ से निकल कर यहाँ पर उसका सेटलमेंट होता जाता है। तो ये जो एरिया बनते हैं इनको बोलते हैं मैदान। ठीक, और यही धीरे धीरे आगे चल के जब नदी समुद्र में मिलने वाली होती है तो उसका जो जल प्रवाह होता है वो स्लो हो जाता है। तो जल प्रवाह जब स्लो हो जाता है तो उसके जो अवसाद है, उसकी जो मिट्टी है, वो सब धीरे धीरे करके सेटल होने लगती है। ठीक, अब जब वहाँ पर उसका जमाव होने लगता है तो यहाँ पर एक आकृति बनती है जिसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक, इसमें हम पढ़ेंगे कि गंगा एवं उसकी सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी यमुना, यमुना की सहायक नदी चंबल, ये सब जो नदी क्षेत्र है गंगा का बेसिन, और ये ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी जैसे मानस है। ठीक है, मानस है, धनसिरी है, दिहांग है, ये सब मिलके ये ब्रह्मपुत्र से भी अवसाद लेके आती हैं और इधर दोनों मिलके यहाँ पर सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। ठीक, अब ये एक आरावली है। ये आरावली हिमालय से भी पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक, जो कि कटाव से, नदी के कटाव से, पवन के कटाव से और भी जो जलवायविक एक्टिविटीज़ और भूगर्भिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी वजह से पर्वत में अपरदन होता है, वो सब होते हुए भी ये अब बिल्कुल अवशिष्ट हो गई है, इसकी ऊंचाई बहुत ही कम हो गई है। ठीक है, ये कहाँ से है शुरुआत इसकी, ये गुजरात से पालनपुर एरिया से पड़ती है, मतलब वहाँ से शुरू होती है और यहाँ दिल्ली के पास मजनू का टीला नामक इलाके तक ये जाती है। ठीक, दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि विंध्य श्रेणी है, विंध्याचल की विंध्य श्रेणी, और ये सतपुड़ा श्रेणी, ये पश्चिमी घाट है यहाँ तक, और ये पूर्वी घाट है। ठीक, ये भी थोड़ा आगे तक कटा उटा है, आगे इसको देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, ये जड़ोल निक्षेप मैंने बता दिया, सहायक नदियाँ मैंने बता दिया। अब भौतिक विभाजन जो है इसको थोड़ा देखते हैं। इसको जो पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह में बांटा जाता है। ठीक, अब हिमालय के बारे में मैंने बताया, हिमालय को बर्फ़ का घर भी कहते हैं। हिमालय बर्फ़ का घर, हिम होता है बर्फ़, आलय होता है घर। इसकी 3 प्रमुख समांतर श्रृंखलाएं हैं, मैंने बताया, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। ठीक, हिमालय के जो दक्षिण एरिया, वहाँ पे भारत का उत्तरी मैदान है। ठीक, उत्तरी मैदान क्या है, समतल एवं सपाट है। ठीक, क्योंकि वो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है, इसलिए वो समतल एवं सपाट है। समतल और सपाट होने के कारण और नदियों से लाई गई जो जड़ेल निक्षेप है उससे ये कृषि के लिए बहुत उपजाऊ है। इस उपजाऊ होने की वजह से लोगों ने वहाँ पे बसना शुरू किया, और ये जो एरियाज़ पड़ते हैं उत्तरी मैदान पे, ये मतलब भारत के सबसे ज़्यादा जनसंख्या बाहुल एरिया है। ठीक है, डेल्टा क्या होता है मैंने बता दिया। अब देखिए जो राजस्थान का जो एरिया पड़ता है, ठीक, जैसे ये गुजरात है, गुजरात के बाद ये राजस्थान का जो ये एरिया पड़ेगा, इस एरिया पे भारतीय महामरुस्थल है जिसको थार कहा जाता है, जो कि शुष्क है, गर्म और रेतीला है। ठीक, यहाँ पे वनस्पति की मात्रा बहुत कम है, क्योंकि वनस्पति की मात्रा के लिए पानी, वर्षा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, उत्तरी मैदान के दक्षिण में, अब ये जो हमने देखा उसके उत्तरी मैदान के दक्षिण में, यहाँ तक उत्तरी मैदान है, ये थार मरुस्थल है। इसके दक्षिण में जो एरिया पड़ता है इसको बोलेंगे प्रायद्वीपीय पठार। ठीक, अब इसमें प्रायद्वीपीय पठार में भी
ये जो त्रिभुजाकार है, ठीक, ऐसे देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इस तरह से प्रायद्वीपीय पठार बनता है, और यहाँ पर ये थोड़ा सा शिलांग की तरफ भी जाता है, ठीक। अब यही प्रायद्वीपीय पठार में ही हमारी इधर अरावली की श्रृंखला पाई जाती हैं, विंध्या और सतपुड़ा पाई जाती हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया मैप में। और दो नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती हैं, और भी नदियां हैं लेकिन दो जो मुख्य हैं जो पश्चिम से पूर्व की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती हैं, सॉरी, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती हैं, ठीक है। भारत में जो मैक्सिमम नदियां हैं, मतलब अधिकांश जो नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, ठीक। जैसे कि महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई। ये नदियां जो हैं बड़ी नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, ये सब नदी जो हैं वो पश्चिम से, पश्चिमी क्षेत्र से पूर्व की तरफ बहती हैं। लेकिन दो नदियां ऐसी हैं, नर्मदा और तापी, जो कि भ्रंश घाटी में बहती हैं और पश्चिम से पूर्व की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं, मतलब वो अरब सागर में गिरती हैं यहाँ पर। और बाकी सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और गिरते हुए यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं, ठीक। अब जब ये यहाँ पर हमारा पश्चिमी घाट पड़ता है, तो जब नदियाँ पूर्व से पश्चिम की तरफ आने वाली नदियाँ ही बहुत कम हैं, तो इस पश्चिमी घाट को काटेगा कौन? तो इसको काटने के लिए कुछ है ही नहीं, तो काटने के लिए नदियाँ ना होने की वजह से, ठीक, इसका अपर्दन बहुत कम हुआ है। तो पश्चिमी घाट जो है लगभग एक समान सा उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला हुआ है, जबकि जो पूर्वी घाट है उसको नदियों ने थोड़ा थोड़ा करके काटा हुआ है और काट के अपने अपने डेल्टाज बनाए हैं आगे चलकर, ठीक। अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं तो ये पूर्वी घाट को यहाँ पर कट किया है, यहाँ कट किया है और यहाँ कट किया है, इधर भी कट है। यहाँ पर देखिए महानदी यहाँ पे काट रही है, यहाँ गोदावरी और कृष्णा काट रही हैं, और यहाँ पर कावेरी काट रही है। ये सब नदियाँ इसका अपर्दन करती हैं, जिसकी वजह से, और अपर्दन के बाद इसको काफ़ी लंबी दूर तक लेके जाती हैं और यहाँ पर अपने डेल्टा बनाती हैं। जैसे कावेरी का डेल्टा ये है, गंगा उसका, गोदावरी का और कृष्णा का डेल्टा यहाँ है, महानदी का डेल्टा यहाँ पड़ता है, और ये तो पता ही है सुंदरवन का डेल्टा जो मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पूर्वी घाट के बाद, पूर्वी घाट के जो पूर्व में जो मैदानी भाग पाया जाता है उसको पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। पश्चिम घाट के पश्चिम में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान क्या होगा? सकरा होगा, क्योंकि यहाँ से अपर्दन हुआ ही नहीं इतना एज़ कम्पेयर टू पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में अपर्दन ज़्यादा है, और अपर्दन ज़्यादा होने की वजह से उसके अवसाद है, लंबी दूर तक गए हैं, तो यहाँ पर जो मैदान का निर्माण है वो, उसकी चौड़ाई पश्चिमी घाट की तुलना में ज़्यादा है, ठीक। और ये पश्चिम घाट एक तरह से है, एक समान है, कटाव नहीं है ज़्यादा, और यहाँ पर कटाव है, कटे छटे हैं पूर्वी घाट, ठीक। ये हो गया। और ये प्रवाल के बारे में देख लेते हैं, प्रवाल क्या होते हैं। समुद्र में जीव पाए जाते हैं, छोटे समुद्री जीव, जिनको बोलते हैं पॉलिप, ठीक है। जैसे मान लो ये पॉलिप है, इसका एक आवरण होता है, इस आवरण को, जिसको कंकाल है, इसको बोलते हैं प्रवाल, ठीक। जब ये पॉलिप मर जाता है तो ये खोखले जो उसका कंकाल बचता है, इसी कंकाल के ऊपर नई पॉलिप, नए प्रवाल बनते हैं, और ये जब बनते बनते बहुत ही बड़ी अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं तो उसको रीफ का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रवाल भित्ति, ठीक। जैसे कि ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक। ये काफ़ी ऊंचे होते होते बढ़ते जाते हैं, और फिर कभी कभी ऐसे राउंड शेप पे भी बनते हैं, और बढ़ते 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 ये पूरा एरिया जो है कवर कर लेते हैं, और यहाँ पर एक आइलैंड बना लेते हैं, ठीक। यहाँ पर भी अवसाद बन जाते हैं, समुद्री अवसाद इकट्ठा हो जाते हैं, फिर यहाँ पर पादप जीव सब
इकट्ठा हो जाते हैं और बनने लगते हैं और पेड़ पौधे बनते हैं, जिससे कि एक आइलैंड की तरह फॉर्म होता है। जैसे अपना जो लक्षद्वीप है उसमें 36 आइलैंड्स हैं, जिसमें से लगभग सभी इसी से बन के बने हैं। प्रवाल तो 12 तो मेन अटॉल हैं। अटॉल भी एक प्रवाल भित्ति का ही एक टाइप है। तो 12 अटॉल पाए जाते हैं लक्षद्वीप में। ठीक, अब समझ में आ रहा है। आगे और आगे क्लासेस में और थोड़ा डिटेल में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब हाँ देखते हैं कि भारत में जो 2 द्वीप समूह पाए जाते हैं, जैसे कि इंडिया के लैंड भाग है। ठीक, यहाँ पर इस एरिया पे केरल से लगभग 200 से लेके 400 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लक्षद्वीप के 36 आइलैंड पाए जाते हैं। ठीक, और यहाँ पर ये अंडमान निकोबार के आइलैंड्स पाए जाते हैं। मान कहा ऐसा है कि जो हिमालय है, हिमालय यहाँ पर अराकोनियोमा से टकराकर ऐसा मुड़ जाता है। यहाँ पर मुड़ जाता है हिमालय श्रृंखला, और मुड़कर उसके जो छोटे छोटे द्वीप जो निकल आए हैं समुद्र से ऊपर, वही हैं अंडमान निकोबार। ठीक, अब अंडमान और निकोबार आइलैंड्स से रिलेटेड एक चीज़ और देख लेते हैं कि 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल भी पाए जाते हैं। उनके बारे में देख लेते हैं, ये चैनल कहाँ कहाँ होते हैं। अब हम लोगों ने 2-3 चीज़ें पढ़ी हैं। एक होता है स्ट्रेट। ठीक, स्ट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? जल संधि। जल संधि क्या है? जब 2 बड़े जलीय भाग को छोटी जल रेखा जोड़ती है। ठीक, जल संधि को छोटा जलीय भाग जब 2 बड़े जलीय क्षेत्र को जोड़ता है, जैसे कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पाक जल संधि जोड़ती है श्रीलंका और इंडिया के बीच में। ठीक, दूसरा इस्थमस। इस्थमस क्या होता है? जब 2 बड़े स्थलीय भाग को छोटा स्थलीय भाग जोड़ता है तो उसको बोलते हैं इस्थमस। जैसे पनामा है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है। ठीक, तीसरा हो गया चैनल। चैनल क्या है कि जब उस 2 स्थल हैं, 2 स्थल के बीच में एक गहरा जलीय क्षेत्र होता है जहाँ से आवागमन संभव है शिप के माध्यम से। ठीक, वो इतना गहरा होता है कि उससे शिप आ जा सकते हैं, तो उनको चैनल कहा जाता है। ठीक है, डिफरेंस तीनों में समझ में आया। अब ये समझते हैं कि 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल होता क्या है। ठीक है, मालदीव जो एरिया पड़ता है, मालदीव से और लक्षद्वीप का एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं मिनिकॉय। इस मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है। कहाँ है? ये है मालदीव, दूसरा है मिनिकॉय। ठीक, मिनिकॉय लक्षद्वीप का भाग है। इसके बीच जो चैनल बनता है उसको 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। 9 डिग्री चैनल क्या है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप के जो आइलैंड्स हैं, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं, इनके बीच में पड़ता है 9 डिग्री चैनल। अगर और स्पेसिफिक कहें तो ये लक्षद्वीप ना होके यहाँ पर एक पड़ता है कवरत्ती। ठीक है, तो कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल होता है। ठीक, अब 10 डिग्री क्या है? थोड़ा सा और यहाँ पे देखते हैं। जैसे ये अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है, और ये निकोबार है। ठीक है, तो ये निकोबार आइलैंड्स और अंडमान आइलैंड के बीच का जो चैनल होता है इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक, अब जो अंडमान आइलैंड्स हैं उनको भी 3 भागों में बांटा जाता है। इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान, इसको बोलते हैं मध्य अंडमान मिडिल, इसको बोलते हैं सदर्न अंडमान। ठीक है, इसको बोलेंगे दक्षिणी अंडमान, और इसको कहते हैं लिटिल अंडमान। ठीक, तो लिटिल अंडमान ये जो एरिया है, लिटिल अंडमान और सदर्न अंडमान के बीच पड़ता है एक पैसेज जिसको बोलते हैं डंकन पैसेज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, डंकन पैसेज। ठीक, अब यही अंडमान निकोबार जब यहाँ पर ये इंडोनेशिया का जो एरिया पड़ता है शुरू हो जाता है, इसके बीच पे एक चैनल आता है जिसको बोलते हैं ग्रैंड चैनल, GRAND, ग्रांड चैनल। ठीक,
ये इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अब देखिए ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसमें जो प्रश्न उत्तर हैं इनको आप देख लीजिए। आपने अगर ये क्लास ध्यान से सुनी है तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ दोबारा इस वीडियो को देखिए, ठीक है। हिमालय के सबसे दक्षिण भाग, सबसे दक्षिणी भाग है जैसे 3 लेयर बनती हैं। पहली है हिमाद्री, दूसरा है लेसर हिमालय या लघु हिमालय, तीसरी है शिवालिक। तो सबसे दक्षिणी कौन सी हुई? शिवालिक। सह्याद्री। पश्चिमी घाट के भी अलग अलग नाम है। ऊपर भाग जो होता है उसको सह्याद्री कहते हैं, बीच वाला भाग कोंकण कहलाता है, नीचे वाला भाग मालाबार कहलाता है, ठीक। ये सब पश्चिमी घाट के ही नाम हैं जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कहे जाते हैं। तो सह्याद्री किसका नाम है? पश्चिमी घाट का। पाक जल संधि, जैसे अभी भी मैंने बताया, पाक जल संधि किसके बीच है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक। अरब सागर में स्थित आइलैंड्स कौन से हैं? ठीक, जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर। अरब सागर में ही लक्षद्वीप पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार पड़ते हैं। अंडमान निकोबार कहाँ पड़ेगा? बंगाल खाड़ी में। इंडियन मालदीव पड़ेगा इंडिया ओशन में, यहाँ पर नीचे आ जाएगा ये, ठीक। लक्षद्वीप पड़ेगा अरब सागर में, ठीक। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला इंडिया की कौन सी है? आरावली। ये भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो इस प्रकार हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी ख़त्म होती है और मैं अभी क्लास 6 तक सारे जितने भी एमसीक्यूज़ हो रहे हैं वो मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा और आप लोग इन क्लासेस को, लेक्चर्स को ठीक से देखिए और एमसीक्यू को भी सॉल्व करिए, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आए कि एक एनसीईआरटी हमारी एटलीस्ट कंप्लीट हो चुकी है और हम अब नए लेक्चर से क्लास 7 को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।